हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग येट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत ही कम देखने को मिलती है, विच इज कि ये जो एडिटिंग इंजीनियर है इसका एग्जैक्ट रोल क्या है। तो आई एम प्रीटी श्योर आप में से जितने भी लोगों ने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स किए होंगे या कभी भी कोलैबोरेशन किया होगा ये बोल के कि आप एक मिक्स इंजीनियर हैं, आप उनके गाने को मिक्स मास्टर कर देंगे अगर वो प्रोड्यूस करवा के आपको दे देंगे गाने। तो हमारी सोसाइटी में एक मिक्सिंग इंजीनियर को ऐसे देखा जाता है कि वो एक ऐसा इंसान है जो कि आपके वोकल्स को क्लीन करने से लेके ट्यून करेगा, म्यूजिक की टाइमिंग सही करेगा, वोकल्स की जो भी ऑडियो फाइल्स हैं, जो भी लाइव इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं उनकी टाइमिंग करेक्ट करेगा और उसके बाद ब्लेंड करेगा, चीजों को मिक्स करेगा एंड फाइनली मास्टरिंग करके जो रिलीज रेडी ऑडियो फाइल है, जो फाइनल ऑडियो फाइल है वो आपको दे देगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं तो ये जो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं ये सारा काम अकेला मिक्स इंजीनियर नहीं करता। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि मिक्सिंग और मास्टरिंग सेपरेट चीजें हैं, इसीलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मिक्सिंग में ही कितनी सारी चीजें आप एक्स्ट्रा कर देते हैं या क्लाइंट आपसे एक्स्ट्रा चीजें एक्सपेक्ट करता है, उसको कैसे टैकल करना है, उसकी बजटिंग कैसे करनी है, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है एग्जैक्टली। अगर आप लोग एफिशिएंटली अपना काम करना चाहते हैं एंड इवन इंटरनेशनल काम पकड़ना चाहते हैं, इंटरनेशनली भी काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं एक मिक्सिंग इंजीनियर की बात करूं तो एक मिक्सिंग इंजीनियर का सिंपली काम होता है जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको अपनी अपनी जगह देना फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में, जिसको हम बोलते हैं कि ट्रैक को क्लीन साउंड करवाना, ट्रैक में क्लैरिटी लाना और इसके अलावा एक सिंपल सी चीज देखना कि आपका बैलेंस मेंटेन्ड है ट्रैक में, कहीं पे भी ऐसा फील तो नहीं हो रहा कि आपको वॉल्यूम बटन ज्यादा या कम करने की जरूरत पड़ रही है। इसके बाद कुछ क्रिएटिव इनपुट्स भी होते हैं जैसे कि एफेक्ट्स हो गया, ऑटोमेट करना चीजों को, एडिशनली चीजें ऐड करना जो कि कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाती हैं और आपको डिफरेंट बनाती हैं किसी और मिक्स इंजीनियर से। तो अब अगर हम डिस्कस करें कि ये जो एडिटिंग इंजीनियर टर्म है ये हम कब यूज करते हैं, ये जो एडिटिंग इंजीनियर है इसका रोल क्या होता है, तो बेसिकली जस्ट आफ्टर द रिकॉर्डिंग प्रोसेस आई एम प्रीटी श्योर आप लोग रियलाइज कर पा रहे होंगे जब भी आप लोग वोकल को डब करते हैं, जब भी आप लोग इंस्ट्रूमेंट की लेयर्स रिकॉर्ड करते हैं, मान लेते हैं कि मुझे 4 लीड वोकल की लेयर चाहिए थी जिसके अंदर एक है लीड वोकल और बाकी 3 उसकी हार्मनीज। तो क्या हम हमारा जो सिंगर है उसकी सिर्फ 4 ही टेक्स लेंगे? नहीं। ऑब्वियस सी बात है, वन टेक करके चारों लेयर्स कोई भी आर्टिस्ट नहीं दे सकता, स्पेशली आज के टाइम में जब आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, तो आप लोग छोटी से छोटी कमी ठीक करने के लिए रीटेक्स तो लेते ही हैं। तो ये जो 4 वोकल की लेयर हैं इसको कैप्चर करने के लिए कम से कम आपको 40 से 50 वोकल टेक्स देनी पड़ेंगी डिपेंडिंग अपॉन योर सिंगर, आपका सिंगर कैसा गाता है। तो अब जो हमारा एडिटिंग इंजीनियर है उसका रोल आता है और वो सिंपली क्या करता है कि ये जो हमारी 40 लेयर्स हैं इनको काट पीट के सिंपली फाइनल ट्रैक्स बनाना, फाइनल टेक सिलेक्ट करना, इंक्लूडिंग वोकल क्लीनिंग, यानी कि जो भी अनवांटेड साउंड है, चाहे वो कोई क्लिक पॉप हो गया, फुट मूवमेंट की वजह से आई, हाथ की वजह से आई या इवन लिप्स की जो साउंड आई उसको रिमूव करना। एंड इस प्रोसेस को प्रोफेशनली हम लोग बोलते हैं कॉम्पिंग। तो सबसे पहली जॉब आपके एडिटिंग इंजीनियर की होती है कि जो भी रिकॉर्डेड फाइल्स हैं, जो भी रिकॉर्डेड लेयर्स हैं उनको प्रॉपर्ली कॉम्प करना और जो फाइनल टेक्स बचती हैं उसको मिक्सिंग इंजीनियर को भेजना। इसके बाद आपका जो एडिटिंग इंजीनियर है वो 2 और चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वो 2 चीजें सिंपली है आपका पिच करेक्शन और टाइम करेक्शन। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने रियलाइज किया होगा कि आजकल जो भी हम गाने सुनते हैं उनमें ऑटो ट्यून हमें सुनाई देता है या फिर कहीं ना कहीं वी कैन से कि एक भी ऑफ नोट नहीं छोड़ा जाता, एकदम पिच परफेक्ट किया जाता है वोकल्स को। तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि पुराने टाइम में सबसे मेन बात ये थी कि सारे लाइव इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते थे एंड जाहिर सी बात है अगर मैं किसी भी एक लाइव इंस्ट्रूमेंट की बात करूं जैसे कि हमारा गिटार हो गया, अगर आप उसको भी आधे 1 घंटे तक प्ले करते हैं तो उसकी भी ट्यूनिंग कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो ही जाती है। तो इन द सेम वे पुराने जमाने में इतने सारे लाइव इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते थे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट पिच परफेक्ट नहीं होता था 100%, दैट इज व्हाई उनके साथ नेचुरल वोकल्स अच्छे साउंड करते थे। वेराज अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो आज के टाइम में ज्यादातर जो हमारा म्यूजिक होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस्ड है, इंक्लूडिंग आपका पियानो हो गया, कुछ गानों में इवन जो स्ट्रिंग सेक्शन है वो प्रोग्राम किया जाता है एंड इवन जो आपकी अकूस्टिक ड्रम किट है, लाइव ड्रम किट है, उसको भी काफी बार मिडी से ही प्रोग्राम किया जाता है। तो इस केस में क्या होता है, आपका म्यूजिक कहीं ना कहीं हेवीली आप कह सकते हैं पिच परफेक्ट साइड पे होता है एंड उसके साथ अगर आप नेचुरल वोकल्स को ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं तो चाहे आप कितना भी EQ कंप्रेशन कर ले वो एकदम ग्लूड कभी भी साउंड नहीं करेगा। उसके लिए यू नीड टू मेक श्योर कि आपके जो वोकल्स की पिच है, आपकी जो बैकिंग लेयर्स की पिच है वो एकदम सिंक्रोनाइज्ड है, वो एकदम अलाइन कर रही है आपके ट्रैक के साथ ताकि वो अच्छे से ब्लेंड कर जाए आपके म्यूजिक के साथ। दैट इज व्हाई आज के गानों में आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, मैक्सिमम गानों की मैं बात कर रहा हूँ कि आर्टिस्ट ने ऑटो ट्यून लगाया है या फिर इस आर्टिस्ट ने मैनुअल ट्यूनिंग की है, क्योंकि ऐसा जो ये साउंड कर रहा है ये नेचुरली नहीं गाया जा सकता। इन द सेम वे अगर मैं टाइमिंग की बात करूं, अगर मैं टाइम करेक्शन की
की बात करूं तो वो भी इसीलिए की जाती है बिकॉज नो मैटर कितना भी अच्छा इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर हो, नो मैटर कितना भी अच्छा वोकलिस्ट हो, वो कभी भी एकदम बीट पे नहीं गाएगा, बीट पे नहीं बजाएगा। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्रमर की बात करूं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार लाइव ड्रम्स को रिकॉर्ड किया है, तो मैंने एक चीज तो रियलाइज की है कि अगर आप लोग अपनी ड्रम रिकॉर्डिंग में कोई भी एक लूप निकालते हैं, कोई भी एक सॉर्ट ऑफ 2 या 4 बार का सेक्शन निकालते हैं, तो उसकी टाइमिंग कभी भी मैच नहीं कर पाएगी किसी और सेक्शन के साथ। सारे सेक्शन, सारी जो भी प्लेइंग होती है वो अपने आप में यूनिक होती है। तो अपने गाने की डिमांड देखते हुए आप लोग उसको करेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं स्ट्रिंग्स की बात करूं तो स्ट्रिंग्स को बहुत रेयरली क्वांटाइज किया जाता है बिकॉज स्ट्रिंग्स कहीं ना कहीं ज्यादा सोलफुल साउंड करती है अगर आप उसको क्वांटाइज नहीं करते, प्रोवाइडेड एक शर्त है कि उसको अच्छे से प्ले किया गया है या अच्छे से आपने प्रोग्राम किया हुआ है। इन द सेम वे थोड़ा बहुत रूल्स आप ब्रेक कर सकते हैं। काफी बार ऐसा भी होता है कि क्वांटाइजेशन के बिना वो जो स्लाइट स्विंग है, वो जो स्लाइट मूवमेंट है चीजों की, वो बेटर साउंड कर रही है। तो ये जो जजमेंट है ये मोस्टली वैसे तो आर्टिस्ट लेता है या कहीं ना कहीं उसके साथ जो भी प्रोड्यूसर है जिसने गाना बनाया है वो लेता है। तो इनकेस अगर आप लोग एडिट कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट को और आपको लग रहा है कोई भी चीज ऑफ टाइम है, तो उसको करेक्ट करने से पहले एक बार अपने प्रोड्यूसर से या आर्टिस्ट से बात कर लेना, बिकॉज क्या पता कि आर्टिस्ट को वो चीज वैसे ही पसंद है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं एक एडिटिंग इंजीनियर की जॉब की बात करूं तो उसका सिंपल सा काम होता है, उसको करनी होती है कॉम्पिंग यानी कि शॉर्टलिस्ट करनी होती है टेक्स, फाइनल टेक्स निकालनी होती है बिफोर सेंडिंग इट टू द मिक्सिंग इंजीनियर, और जो आपका टाइम और पिच करेक्शन है वो भी करके देना होता है आपके मिक्सिंग इंजीनियर को। आपका मिक्सिंग इंजीनियर जो है वो कहीं ना कहीं आपके वोकल्स में ऑटो ट्यून अप्लाई कर सकता है, थोड़ा बहुत उसको ब्लेंड करने के लिए, मिक्स करने के लिए गाने के साथ, लेकिन वो कभी भी मैनुअल ट्यूनिंग नहीं करेगा। सो दैट इज वाई नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है मिक्सिंग के लिए पूछने, तो उसको एक्सप्लेन करना कि एडिटिंग और मिक्सिंग में क्या फर्क है, और इनकेस अगर वो चाहता है कि उसको पिच करेक्शन, टाइम करेक्शन, कॉम्पिंग, ये सारी चीजें भी करवानी है इंक्लूडिंग रिकॉर्डिंग, तो उसका बजट भी आप लोग उसी तरह से बनाएंगे। जैसे मोस्टली मेरा बजट बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग कैलकुलेट करता हूँ कि रिकॉर्डिंग आवर्स में मान लेते हैं आपको 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे जितने भी लगेंगे उसकी जितनी भी कॉस्ट हुई। उसके बाद मैं लिखता हूँ एडिटिंग कॉस्ट, जिसके अंदर हम टाइम करेक्शन, पिच करेक्शन की कॉस्ट लिखते हैं, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग मेरे ही स्टूडियो में हो रही है तो मैं उनसे कॉम्पिंग की कॉस्ट नहीं लूंगा, क्योंकि अगर वो फाइनल प्रोजेक्ट मेरे से करवा रहे हैं। इनकेस अगर रिकॉर्डिंग कहीं और से होके आ रही है और वो मुझे स्टेम्स भेज रहे हैं एडिटिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग के लिए, तो उस केस में मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि वो कॉम्पिंग करके दे रहे हैं मेरे को टेक्स, और एडिटिंग के बाद आपकी आ जाती है मिक्सिंग की कॉस्ट और मास्टरिंग की कॉस्ट। तो यूजुअली जो मास्टरिंग की कॉस्ट है उसको भी मैं सेपरेट ही रखता हूँ, बिकॉज इवेंचुअली मास्टरिंग भी एक अलग प्रोसेस है, उसके लिए आपको एक अलग पर्सपेक्टिव चाहिए होता है। और उसके बाद ये पूरा बजट बना के जो भी इस पे नेगोशिएशन होती है, कोई भी डिस्काउंट की बात है, कोई भी XYZ चीज है, वो मैं डिसाइड करता हूँ कंटेंट सुन के या फिर आर्टिस्ट का स्क्रैच सुन के या उसकी कोई भी रॉ रिकॉर्डिंग है वो सुन के, बिकॉज अल्टीमेटली ये कोई सब्जी मंडी नहीं है जहाँ पे आपका एक फिक्स मिक्सिंग का रेट होगा, फिक्स एडिटिंग का रेट होगा, फिक्स मास्टरिंग का रेट होगा। ये टोटली डिपेंड करता है आपके आर्टिस्ट पे, टोटली डिपेंड करता है उसके कंटेंट पे, बिकॉज ये मेरा मानना है कि हर कंटेंट पे सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट्स रिक्वायर्ड नहीं है। अगर किसी सिंगर ने अच्छा नहीं गाया तो उस पे एडिटिंग करने में ज्यादा टाइम और एनर्जी लगेगी। दैट इज द रीजन जो फाइनल बजट में देता हूँ अपने क्लाइंट्स को, वो यही सब चीजों को कंसिडर करके देता हूँ। तो इनकेस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जो आपको लगता है कि कुछ ना कुछ नया सीख पाएंगे इस वीडियो से। और इनकेस अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको नीचे कमेंट कर देना, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि एक मिक्सिंग इंजीनियर का काम नहीं होता वोकल को ट्यून करना। हाँ भाई, आई एम श्योर काफी लोगों को नहीं पता होगा। और तो और अगर एक मजेदार बात बताऊं तो तेरे को पता है इंडस्ट्री में ऐसे भी एडिटिंग इंजीनियर्स हैं जो मिक्सिंग इंजीनियर से ज्यादा चार्ज करते हैं। क्या बात कर रहा है भाई? लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ हाँ बता। ये सिंगर लोग एडिटिंग इंजीनियर को हर गाने के इतने पैसे देने के बजाय सिंगिंग क्यों नहीं सीख लेते?